हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और आज की इस क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो वैश्विक लेवल पर प्रयास किए गए हैं उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। भारत का पर्यावरण की सुरक्षा के अंदर क्या रोल है वो जानेंगे, संसाधनों की भू राजनीति क्या है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए थे। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास में और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी वैश्विक प्रयासों को जो कि अपनी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिए गए थे। तो आपको सबसे पहले अपने नोट्सों के अंदर थर्ड पॉइंट लिखना है। 1970 के अंदर यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के माध्यम से जितनी भी पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं थी उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पहलकदमी हुई थी कि हमें अपने पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए कुछ कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पहलकदमी हुई। इसके बाद 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक के माध्यम से हमें यह समझाया गया कि जिस तरीके से हमारे पूरे विश्व के स्तर पर जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, अगर हमने इस जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये जनसंख्या ही हमारे लिए खतरे का कारण बन सकती है। ये इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से हमें समझाया। फिर आता है 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के माध्यम से हमें यह समझाया गया कि हमारी ये पूरी धरती हम सबकी है। हम देशों के अकॉर्डिंग ना बटें, हम इसके अकॉर्डिंग ना बटें कि विकसित देश ज्यादा काम करेंगे, विकासशील देश ज्यादा काम करेंगे, इसमें नहीं। हमसे जितना हो सकता है अपने पर्यावरण के लिए हमें काम करना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही है तभी हम है। तो इसी वजह से यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर हमें पूरी विश्व के अंदर एक ही धरती की अनुगूंज सुनाई दी थी। फिर आता है 1987 में बार्टलैंड रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें यह समझाया गया और ये प्रेरित किया गया चीजों को कि जो हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या पर्यावरण को मैनेज करने के लिए जो अभी हम आम तौर तरीके अपना रहे हैं ना, ये चालू तौर तरीके जो अपना रहे हैं ये आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। यानी अभी करंट पोजीशन के अंदर आपका काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमें अपने कार्यों के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। ये इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाया गया। तो ये हमारे कुछ 4 प्रयास हो गए। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रयासों की तरफ जिसको हम जानते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं सम्मेलन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो है एजेंडा 21 और विकास के तरीके। यानी कि इस सम्मेलन के माध्यम से जो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में विवाद था, जो कि हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था कि जो साझी संपदा की भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों के अंदर जो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में विवाद होता है, उस विवाद को दूर करने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अंदर एक तरीका निकाला गया और उस तरीके का नाम दिया एजेंडा 21, जिसके माध्यम से दोनों विकसित देश भी और विकासशील देशों की दोनों की ही जिम्मेदारियों को क्लैरिफाई कर दिया गया और साथ ही साथ दोनों के अधिकारों और दोनों के कर्तव्यों को भी बता दिया गया इस माध्यम के द्वारा, एजेंडा 21 के माध्यम से। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि विकास के तरीके, यानी कि हम किस तरीके से अपना विकास करें जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि ना पहुंचे और हम अपने देश का डेवलपमेंट भी करते रहें। तो इस मसले पर चर्चा की गई थी। यानी कि यहाँ पे पहला विवाद को सॉल्व किया गया, फिर ये सॉल्व किया गया कि हम किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं पर्यावरण की सुरक्षा को करते हुए। तो ये हो गया हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 2002 के अंदर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, इसका नाम मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था और इसका तत्कालीन राष्ट्रपति, यहाँ ना लगा लेना, तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका बहिष्कार भी कर दिया था। ये याद रखिएगा। दूसरे पृथ्वी सम्मेलन ज्यादा कुछ है नहीं, आप ये लिख दीजिएगा कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। फिर ये हो गया हमारा। फिर 2012 के अंदर रियो+20 रियो डी जेनेरियो के नाम से एक और सम्मेलन हुआ। अब ये रियो+20 क्यों? क्योंकि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसके ठीक 20 साल बाद 2012 के अंदर सम्मेलन हुआ एज अ पार्टी के तौर पर और यहाँ पे नई चुनौतियों को आने, ये जो नई नई चुनौतियां आई, आप जाहिर सी बात है 20 सालों के अंदर तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई होंगी। तो इन 20 सालों के अंदर जो हमें नई नई चुनौतियां हमने फेस करी हैं, नई नई प्रॉब्लम फेस करी हैं, तो उसका हम किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं और साथ ही साथ अब इस मॉडर्न जमाने के अंदर अपनी ग्रोथ के साथ साथ हम किस तरीके से पर्यावरण की हेल्प कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षा में रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2012 में यानी रियो+20 रियो डी जेनेरियो के अंदर आपको ये समझाया गया।
फिर आते हैं 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ये याद रखिएगा। तो 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के सम्मेलन के माध्यम से औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस की जो गैस होती हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, ताकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट ना हो और ओजोन लेयर को और साथ ही साथ हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट को कोई हानि ना पहुंचे। तो इस तरीके से आपके कुछ और सम्मेलन थे। कुछ और सम्मेलन बचे हैं, जैसे कि हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, उस टाइप के सम्मेलन है 3 या 4, उसको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं और समझ लेते हैं अपने सारे वैश्विक प्रयासों को और फिनिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ और सम्मेलन है जो कि 2010 में कानकून सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम COP16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए और भी ज़्यादा चर्चा की गई थी। जो कि लास्ट सम्मेलन 1997 के सम्मेलन में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद क्या समस्याएं आ रही हैं उनके ऊपर चर्चा यहाँ पे की गई थी। 2015 में पेरिस समझौता COP19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 के अंदर जो वैश्विक तापमान में दिन पर दिन वृद्धि हो रही थी, 2016 की रिपोर्ट के बाद हमने देखा तो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही थी उस वृद्धि को कम करने के लिए और हर एक देश को एक लिमिटेशंस प्रोवाइड की गई कि आप अपने वैश्विक तापमान के अंदर कम से कम इतनी तो डिग्रीज कीजिए या फिर इतना तो लिमिट अपने आप में रखिए। तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। फिर 2016 में मार्केश यानी मोरक्को के नाम से इसको जानते हैं, यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने का काम किया गया, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं अपने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर। तो यहां तक तो हो गए हमारे सारे वैश्विक प्रयास, हमने सब जान लिए कि कौन कौन से सम्मेलन हुए, किस सम्मेलन में क्या हुआ और किस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चर्चा और बातें की गई। और साथ ही साथ अब हम ये जान लेते हैं कि अब हमारे भारत का क्या योगदान है इन सब चीजों के अंदर, पर्यावरण के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए, फिर 2016 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छ ईंधन के प्रयोग पर भारत ने बढ़ावा दिया, 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना भी की गई। तो इस तरीके से भारत ने अपना योगदान दिया पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर। और यही नहीं कि भारत ने इन सम्मेलनों पर हस्ताक्षर ही किए, भारत ने इन सम्मेलनों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी इनमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन पर भी भारत बहुत खरा उतरा है। क्योंकि 2016 की बात करूं पेरिस समझौते की, तो भारत ने 2015 में निकला, भारत ने 2 अक्टूबर 2016 के अंदर इस पर हस्ताक्षर किए और इसके अंदर दिशा निर्देश जो निकाले गए थे कि कम से कम आपको इतनी लिमिट में तो रखना है। भारत ने इससे भी कम लिमिट करके दिखाई थी अपने वैश्विक तापमान के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने इस सम्मेलन से अपने आप को बहुत दूर रखा था कि मैं तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आपको बता देते हैं हम कि ये भारत के कुछ योगदान है जिसके अंदर भारत ने बहुत ही डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम किया था। तो इस तरीके से हमने जान लिया अपने भारत का योगदान। अब हम ये जान लेते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जो वैश्विक स्तर पर आंदोलन किए गए और संसाधनों की भू राजनीति का क्या मतलब है। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ किए गए आंदोलन क्या हैं। तो दक्षिणी देशों में मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन इसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के लिए बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन किए गए थे। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत तथा चीन में बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन किए थे, जिसके अंदर भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तरह तरह के आंदोलन किए गए, जो कि आज हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर एक देश ने अपना योगदान दिया। अब हम देखते हैं कि संसाधनों की भू राजनीति, तो ये हमें सुरक्षा के लिए आंदोलन करने की नीड क्यों पड़ी, वो यही टॉपिक है। इसी वजह से नीड पड़ी है संसाधनों की भू राजनीति की वजह से, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा पूरे विश्व में उस देश की वाहवाही हुई या उस देश ने तरक्की हासिल करी जिसके पास पर्यावरण के दिए गए संसाधन थे, पर्यावरण के दिए गए संसाधन थे और जिसके पास वो संसाधन निकले उसी की ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वाहवाही हुई और अमीरी मिली उसे। तो जैसे कि बात करूं इमारती लकड़ी की, तो एक लकड़ी यानी इमारती लकड़ी के लिए जगह जगह पे हर एक देश ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए, जलपोतों का निर्माण करने के लिए और दूसरे देशों के वनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया, वन काटे गए और अपनी चीजों को बनाया गया। यहाँ से दूसरा तेल, यानी कि सबसे ज्यादा लेवल जब बढ़ गया जब जमीन के अंदर से
कच्चा तेल निकलने लग गया। जिसके देश के पास कच्चा तेल था उसके ऊपर सबकी निगाह बनी रहती थी, किसी ना किसी तरीके से इस पर हमला करो और इसके ऊपर जो उसके पास रिसोर्स है ना तेल की, कच्चे तेल की, उसके ऊपर कब्जा कर लो अपना, ताकि अब वो तेल हम बेचेंगे तो प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो तेल आ गया दूसरा। फिर थर्ड आ गया हमारे पास पानी। और तेल के बारे में आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा तेल अरब देशों के पास है और बताया जाता है कि सऊदी अरब के अंदर पूरी दुनिया का 1/4 तेल पाया जाता है। अब देखो हम बात करते हैं पानी की। देखो पानी का जो लेवल है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है ये पूरे संसाधनों की भू राजनीति के अंदर। क्यों? क्योंकि एक जॉर्डन नदी है जिसके ऊपर उसके लिए 4 या 3 देश दावेदार हैं। जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, ये 4 देश उसके ऊपर दावेदार हैं कि इस नदी का पानी हम यूज करेंगे। तो इसीलिए पानी की भी एक संसाधनों की भू राजनीति हुई थी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका पूरा एक ओवरऑल चैप्टर फिनिश होता है। हमने हर एक टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। बट फिर भी किसी भी टॉपिक एंड पॉइंट में कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।